करेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके क्लासिफिकेशन, फीचर्स और अलग अलग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ेंगे और उसके एक्शन की बात करेंगे। ठीक, शुरू कर दें। देखिए, आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले ये डिफिनीशन हम लोग जान लें। कंट्रासेप्टिव डिवाइस कंट्रासेप्टिव डिवाइस ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकता है। मतलब दीज डिवाइस प्रिवेंट्स अनवांटेड बर्थ, और प्रेगनेंसी। देखिए, होता क्या है ना, कंट्रासेप्टिव मेथड में या कंट्रासेप्टिव डिवाइस के माध्यम से जो मान लीजिए कोई स्पर्म सेल्स है और ये ओवम है, इस स्पर्म और ओवम की मीटिंग को हमेशा अवॉइड करना है। इसकी मीटिंग को नहीं होने देना है। जब तक स्पर्म सेल्स ओवम से मीट नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस के माध्यम से हमेशा यही होता है कि मेल गैमेट जो स्पर्म है और फीमेल गैमेट ओवम है, इन दोनों की मीटिंग को अवॉइड करना है। और जैसे ही स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होगी तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे ही स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होगी तो स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होने के कारण क्या होगा, यहाँ मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम ये दोनों आपस में जब नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे एक सेल्स जो बनता है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ये नहीं बनेगा। और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो दूसरी बात हम लोग लिखेंगे, मेथड्स प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ male and female gametes from fertilization। मतलब इस केस में हम लोग मेल गैमेट स्पर्म को और फीमेल गैमेट ओवम को मीटिंग को नहीं होने देना है। और जब मीटिंग रुक जाएगा स्पर्म और ओवम का तो फॉर्मेशन नहीं होगा, किसका, जाइगोट का। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। ठीक, मिटा दे। अब देखिए, अब हम लोग मेनली जो है हर बार नीट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं जो अभी चल रहा है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो है, डिवाइस जिसको क्लासिफिकेशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग नेचुरल मेथड,
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में 3 तरह से पढ़ेंगे। फॉर मेल के लिए फॉर मेल कॉन्डोम और फॉर फीमेल के लिए बात करेंगे तो हम लोग फेमिडोम की बात करेंगे। और फेमिडोम पढ़ेंगे 3 तरह से। फेमिडोम 3 तरह का होता है, डायफ्राम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें आईयूडीएस, और आईयूडीएस 3 तरह के पढ़ेंगे। एक नॉन मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड के एग्जांपल होगा लिप्स लूप। फिर हम पढ़ेंगे कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस में हम 3 तरह का पढ़ेंगे एग्जांपल, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेस्टासाइट और LNG 20। फिर हम लोग तीसरा मेथड की बात करेंगे यहां पे, तो हार्मोनल मेथड। और हार्मोनल मेथड्स 3 तरह का होगा, इंजेक्शन, इम्प्लांट, या इसको हम लोग नॉर प्लांट भी बोलते हैं। फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे ओरल पिल्स। ओरल पिल्स 2 तरह के पढ़ेंगे, डेली ओरल पिल्स। डेली ओरल पिल्स में पढ़ेंगे 2 एग्जांपल, माला डी, माला एन। और फिर हम पढ़ेंगे वीकली ओरल पिल्स। वीकली ओरल पिल्स का एग्जांपल हम लोग देखेंगे सहेली। देखिए हम लोग फिर अगला मेथड की बात करेंगे, तो यहां पे हम सर्जिकल मेथड, परमानेंट मेथड की बात करेंगे। परमानेंट मेथड में 2 तरह से पढ़ेंगे, एक को बोलेंगे भाषक्टोमी और एक को पढ़ेंगे ट्यूबेक्टोमी। फोर्थ अगला मेथड देखेंगे केमिकल मेथड्स। कंट्रासेप्टिव डिवाइस, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस की जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है नेचुरल मेथड, जिसको हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। और नेचुरल मेथड में भी आप लोग कितने तरह के पढ़ने थे, 3 तरह के, पीरियोडिक एब्सेंस, विथड्रॉल मेथड्स और लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। पीरियोडिक एब्सेंस, लैम मेथड और विथड्रॉल मेथड। समझिए एक बार अच्छे से। कंट्रासेप्टिव डिवाइस को ये बिहार बोर्ड 2020 में भी 5 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ था, और हर साल नीट में ऐसा कोई ईयर नहीं होता है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इसी गिर्द गिर्द से रहते हैं। तो सबसे पहले कंट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करें, तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस में पहला मेथड हम लोग क्या पढ़े हैं, नेचुरल मेथड, जिसको हम लोग ने कल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल मेथड में पढ़े थे, पहला पढ़े थे पीरियोडिक एब्सेंस,
और इसमें हम बोले थे कि कपल्स को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 70 डेज जो है सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करना चाहिए, और सेक्स अवॉइड करने से क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होगी। ठीक। दूसरी बात हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया में बोले थे कि जैसे बच्चे की डिलीवरी हो जाता है तो मदर की ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए मदर के ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वो ज्यादा होगा, और प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो मिल्क सिंथेसिस होगा, और मिल्क सिंथेसिस होगा और प्रोलैक्टिन का ज्यादा लेवल होने के कारण एलएच और एफएसएच दोनों का लेवल घट जाएगा, और एलएच और एफएसएच लेवल घटेगा तो ओवल्यूशन नहीं होगा। ये बात हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। तो उसके बाद हम लोग पढ़ना है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे पहले फॉर मेल के लिए बात किया जाए तो कॉन्डोम्स, और फॉर फीमेल के लिए बात किया जाए तो फेटिडोम्स, और तीसरा मेथड हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईयूडीएस। आईयूडीएस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं तो आईयूडीएस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? नॉन मेडिकेटेड, और जिसका एग्जांपल क्या है, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस में कितने? 3, कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। फिर हम तीसरा मेथड क्या पढ़े थे, हार्मोन रिलीजिंग मेथड्स। हार्मोन रिलीजिंग मेथड्स में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोजेस्टेरोन, LNG20, और अगला हम एक और इसी में पढ़ना है इमरजेंसी मेथड्स। इसी में हमको एक और मेथड पढ़ना है, इसका हम लोग क्या नाम पढ़ेंगे, इमरजेंसी मेथड्स। ये भी मेथड्स कैसा होता है, हार्मोनल मेथड्स होता है। इमरजेंसी मेथड कैसा होता है, हार्मोनल मेथड्स होता है। अब देखिए हार्मोनल मेथड्स जो है 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? इंजेक्शन, इम्प्लांट या नॉन प्लांट, और तीसरा बात करें तो ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में भी 2 तरह के, एक डेली ओरल पिल्स जिसको हम लोग माला डी बोलते हैं और माला एन बोलते हैं। वीकली ओरल पिल्स में, डेली ओरल पिल्स की बात करें तो इसमें हम 2 तरह से पढ़ना है, माला डी और माला एन। इसके बाद ओरल पिल्स, वीकली ओरल पिल्स होता है जिसका क्या नाम है, सहेली। उसके बाद हम लोग का पढ़ना क्या है, केमिकल मेथड्स पढ़ने हैं। उसके बाद परमानेंट मेथड या सर्जिकल मेथड होते हैं, और सर्जिकल मेथड 2 तरह के होते हैं। मेल के लिए बात किया जाए तो भाषक्टोमी, और फीमेल के लिए बात किया जाए तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक, एक चार्ट के रूप में तैयार कर लीजिए, इतना ही पढ़ना है। लिख लिए, मिटा दे। अब हेडिंग बने फीचर्स ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस। सब नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में, सिर्फ समझना है यहाँ पे अच्छे से। लिखिए फीचर्स ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस। किसी भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस को आइडियल कब बोलेंगे, आइडियल कब मानेंगे? सबसे पहली बात, आइडियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, समझिए एक बार। सबसे पहला कंडीशन की बात करें तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंट्रासेप्टिव डिवाइस हो और हर जगह नहीं मिले। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस का आइडियल फीचर्स की बात करें तो सबसे आइडियल फीचर होता है इसका कि मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। क्या हो? इट शुड बी
इजिली अवेलेबल। अब दूसरी बात लिखना है अभी, इट शुड बी इजिली अवेलेबल। ये मार्केट में हम हर जगह पाया जाना चाहिए। दूसरी बात हम लोग ये बात करते हैं रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होना चाहिए। अब यहाँ बात यहाँ आ रहा है कि सर रिवर्सिबल का यहाँ क्या मतलब रिवर्सिबल का मतलब ये होता है यहाँ पे कि अगर कोई फीमेल कंट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज कर रहा होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा। जैसे ही कंट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करना छोड़ देगी तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएगा। तो रिवर्सिबल का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ही कोई फीमेल अगर कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रही होगी तो उस फीमेल्स में प्रेगनेंसी नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई ये कंट्रासेप्टिव डिवाइस रिवर्सिबल होना चाहिए, जैसे ही हटा देंगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगा। और जब तक कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज होगा तब तक वो प्रेगनेंसी को क्या करेगा, रोकेगा। तो रिवर्सिबल का मतलब समझे, रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि जब तक कंट्रासेप्टिव डिवाइस कोई फीमेल यूज करेगा तब तक जो है चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होगा। जैसे ही रिवर्स हो जाएगा, हटा ली जाएगी, कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करना बंद कर देगी, तब जो है फर्टिलाइजेशन का चांस क्लियर। तीसरी बात, साइड इफेक्ट क्या होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, और होगी तो लीस्ट साइड इफेक्ट। इस कंट्रासेप्टिव डिवाइस को आइडियल तब मानेंगे जब इसकी साइड इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो बहुत कम होना चाहिए। क्लियर। चौथी बात, सेक्सुअल डिजायर पर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। कंट्रासेप्टिव डिवाइस अगर कोई मेल और फीमेल्स यूज कर रहा है, और कंट्रासेप्टिव यूज क्यों कर रहा है, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, फर्टिलाइजेशन को सिर्फ रोकने के लिए। कंट्रासेप्टिव डिवाइस किसी भी मेल या फीमेल्स के सेक्सुअल डिजायर पर कोई असर नहीं डालता है। तो डू नॉट इफेक्ट लिख देंगे, डू नॉट इफेक्ट ऑन सेक्सुअल डिजायर। इफेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी एक बात बताइए, कंट्रासेप्टिव वैल्यू, माइक बंद कर लीजिए सब लोग, माइक ऑन मत कर रखिए, माइक नहीं बंद, माइक बंद करिए। काम में लगा लीजिए, कोई दिक्कत है तो किसी को दिक्कत है क्या, हेलो। देखिए इसकी साइड इफेक्ट जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, साथ में साथ अगर होना भी चाहिए तो बहुत कम। डू नॉट इफेक्ट ऑन सेक्सुअल डिजायर, मतलब सेक्सुअल डिजायर पर किसी भी तरह का कंट्रासेप्टिव डिवाइस का असर नहीं होना चाहिए, और इट शुड बी इफेक्टिव। और ये क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और साथ में प्राइवेसी मेंटेन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, मेंटेन प्राइवेसी, लिख लेंगे मेंटेन प्राइवेसी। मतलब प्राइवेसी मतलब आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर रहे हैं तो बगल बगल की किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो प्राइवेसी देता है कंट्रासेप्टिव डिवाइस, क्या देता है, प्राइवेसी देता है। और सबसे पहली बात समझिए कि कंट्रासेप्टिव डिवाइस के आइडियल फीचर क्या है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और ये चीपर होना चाहिए कि नहीं, सस्ता होना चाहिए, जब तो मार्केट में हर जगह उपलब्ध हो और हर आदमी खरीद सके। खरीद सके कब, जब इसकी रेट ज्यादा होगा कि कम रेट होना चाहिए। दूसरी बात, ये रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं
कि एक बार कोई लगा ले तो कभी खुले ही नहीं। अरे मान लो रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि एक बार जब तक यूज करिएगा तब तक फर्टिलाइजेशन रुका रहेगा, जब तक जैसे ही छोड़ दीजिएगा कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना तो फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ जाएंगे। अगला लिखा है कि नो साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर होना भी चाहिए तो लीस्ट साइड इफेक्ट, बहुत कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। चौथा बात लिखे कि डू नॉट इफेक्ट ऑन सेक्सुअल डिजायर, मतलब सेक्सुअल डिजायर पर किसी भी तरह का असर नहीं होना चाहिए। और इट शुड बी इफेक्टिव होना चाहिए और इट गिव्स मेंटेन प्राइवेसी, प्राइवेसी भी मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? साइड इफेक्ट का मतलब जो होता है कि बॉडी पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना, जैसे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ना, जैसे कभी कभी कोई फीमेल्स जिसको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, अगर ओरल पिल्स का यूज करेगी तो उसमें हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, पीएमआर चेंज कर जाएगा। साइड इफेक्ट का मतलब इसी से है कि बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। क्या बोले? ये इफेक्टिव होना चाहिए फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए इफेक्टिव होगा तब तो। अगर कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं और कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं, अगर यूज करें और वो फर्टिलाइजेशन को ही ना रोके तो वैसे डिवाइस को यूज करके फायदा क्या है? इस मेन बात क्या है ना, कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करके हम लोग फर्टिलाइजेशन को रोकना चाह रहे हैं। स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होना चाहिए, और स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होगी तब जब तक कि कंट्रासेप्टिव इफेक्टिव नहीं होगा। अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो ऐसे कंट्रासेप्टिव डिवाइस को फिर यूज क्यों करेंगे? आ गया समझ में? आगे बढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं। लिखिए, अगला लिखिए केमिकल मेथड। लिखिए केमिकल मेथड। एग्जाम्पल में लिखिए टुडे, दूसरा एग्जाम्पल में लिखिए नील 76। केमिकल मेथड के एग्जांपल। हाँ जी, केमिकल मेथड के दो एग्जाम्पल लिखेंगे, टुडे और एक नील 76। देखिए होता क्या है, समझिए अच्छे से। इस सब सारे डिवाइस में केमिकल्स भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? केमिकल्स। और केमिकल्स में कौन कौन? जेड-एनोसिन, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, पोटासियम परमैंगनेट, TMNO4, और एक होता है नॉन ऑक्सीनोल। समझिए, आपको पहले क्लास में पढ़ाए हुए थे कि स्पर्म सर्वाइव नहीं करता किस मीडियम पर? एसिडिक पीएच पर। एसिडिक पीएच जैसे ही रहेगा तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं। क्या होते हैं वो? स्पर्मिसाइडल एजेंट। स्पर्मिसाइडल एजेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट।
समझिए अच्छे से, आज क्लियर हो जाएगा। कौन एजेंट बोल रहे हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स या स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। और स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या होता है? स्पर्म को मारने वाला, साइडल मतलब डेथ, साइडल मतलब डेथ। किसको मार रहा है? स्पर्म को। तो साइडल होता क्या है? सपोज करिए यहाँ पे देखिए, ये स्पर्म सेल्स है, तो ये क्या करता है? यह केमिकल्स इस चारों तरफ कवर कर देगा। क्या कर देगा? इसके चारों तरफ सरफेस घेर देगा। क्या कर देगा? सरफेस घेर देगा। और सरफेस घेरने से क्यों क्या होगा? क्योंकि आप जानते हैं स्पर्म सेल्स है, लिविंग सेल्स है, और लिविंग सेल्स होगा तो इसमें रिस्पायरेशन हो रहा होगा कि नहीं? तो ये केमिकल्स क्या कर रहा होता है? इसके स्पर्म के चारों तरफ से सरफेस घेर देता है, और इस वजह से क्या होता है? जो स्पर्म का O2 सप्लाई जो है कट जाएगा। क्योंकि देखिए ये मेथड दो काम कर रहा है। पहला कर रहा है क्या? ये एसिडिक पीएच प्रोवाइड कर रहा है, और एसिडिक पीएच भी बनाए रखेगा, तो इस एसिडिक पीएच पर स्पर्म क्या होगा? दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि ये केमिकल्स क्या करेंगे? स्पर्म के चारों तरफ अपना सरफेस बाउंड्री बना के घेर देगा, और इस बाउंड्री बना के घेरने से क्या फायदा है भाई? क्योंकि आप जानते हैं स्पर्म कैसा सेल्स है? लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल्स है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये ऑक्सीजन चाहिए, तो अब बताइए इस स्पर्म को मारना है, क्या करना है? तो मरेगा कैसे भाई? ऑक्सीजन को सप्लाई काट करके। तो इसीलिए टूडे में क्या होता है? एक केमिकल्स होता है जिसका नाम है नॉन ऑक्सीनॉल। क्या नाम है वो? अब ये नॉन ऑक्सीनॉल क्या करता है? स्पर्म का O2 सप्लाई को काट देता है। क्या कर देता है? O2 सप्लाई को काट देता है। अब जैसे ही स्पर्म का O2 सप्लाई कटा, तो बोलिए ये स्पर्म जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? तो बोलिए केमिकल मेथड्स में क्या होते हैं? कौन कौन केमिकल प्रेजेंट होते हैं? JNMSO4, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, JNMSO4 और नॉन ऑक्सीनॉल। ये सब सारे कैसे एजेंट? स्पर्मिसाइडल एजेंट। और स्पर्मिसाइडल एजेंट का मतलब क्या हुआ? स्पर्म को मारने वाला केमिकल्स। तो ये केमिकल्स क्या करता है? स्पर्म को मारता है बाय क्रिएटिंग एसिडिक पीएच, बाय क्रिएटिंग एसिडिक पीएच क्रिएट कर देता है। और एसिडिक पीएच क्रिएट होने से क्या होगा कि स्पर्म जो है उस एसिडिक पीएच पर सर्वाइव नहीं करेगा। दूसरी बात, ये नॉन ऑक्सीनॉल, ये कौन है केमिकल बोल रहे हैं? ये नॉन ऑक्सीनॉल केमिकल्स जो होता है ये प्रेजेंट किसमें होता है? टूडे में। अब ये क्या करता है कि स्पर्म के चारों तरफ बाउंड्री को घेर देता है, और घेर करके जो उसके O2 सप्लाई को क्या कर दी जाती है? काट दी जाती है। अब जैसे ही स्पर्म का O2 सप्लाई कटा, तो बोलिए ये स्पर्म जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? क्लियर? कोई दिक्कत? लिखिए, आगे लिखिए। इसको क्या बोले? नहीं, ये सब सरफेस एक्टिव एजेंट है, मतलब इससे चिपक जाएगा। जैसे ही स्पर्म जाना शुरू करेगा वेजाइना से सर्विक्स के थ्रू फैलोपियन ट्यूब की तरफ, तो ये केमिकल्स जो इसके चारों तरफ चिपक जाएगा। समझे बात? केमिकल मेथड्स जनरली सेक्सुअल पार्टनर्स कॉपुलेशन फीमेल में यूज करेंगे। क्लियर? देखिए सुनिए एक बात, ये सरफेस एक्टिव एजेंट क्या करेगा? ये चारों तरफ स्पर्म को जाके चिपक जाएगा। क्या करेगा? और चिपकने से क्या होगा? ये दो फायदा कर देगा। पहला घटक क्या कर देगा? एसिडिक पीएच बना देगा। कैसा पीएच बना देगा? एसिडिक पीएच बना देगा। और एसिडिक पीएच जैसे बनेगा तो स्पर्म क्या होगा? सर्वाइव नहीं करेगा। क्लियर? दूसरी बात, ये सरफेस को क्या कर रहा है? घेर रहा है। उसके चारों तरफ चिपक के क्या कर लिया? घेर लिया, और स्पर्म को गोलाबंद कर लिया है। मतलब समझिए एक स्पर्म को 10 तरफ से घेर लेना, तो वैसा ही काम चल रहा है इस पर। अब अकेले भाई स्पर्म दौड़ते हुए जाना चाह रहा है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि सेकेंडरी ऊसाइड कहाँ पे है? फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होना है? सेकेंडरी ऊसाइड फैलोपियन ट्यूब में है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा?
फैलोपियन ट्यूब के कौन रीजन में? एम्पुलर रीजन में। किस रीजन में? अब क्या होता है, ये केमिकल्स जाके चिपक गया। किससे चिपक गया? स्पर्म से। अब जैसे स्पर्म से चिपका तो टूडे में कौन केमिकल है? नॉन ऑक्सिनोन। ये नॉन ऑक्सिनोन क्या किया? स्पर्म का O2 सप्लाई का क्या हुआ? अब जैसे स्पर्म का O2 सप्लाई कटा तो बताइए स्पर्म जिंदा रहेगा? क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सर ये केमिकल लिया कैसे जाता है? ये केमिकल जो है मार्केट में अवेलेबल है टूडे के फॉर्म में, मीन 76 के फॉर्म में। टैबलेट होगा या नहीं केमिकल मतलब समझिए फोम, जेली, क्रीम। फोम के रूप में होता है, क्रीम के रूप में होता है, जेलीज के रूप में। आप जैसे देखिए होता क्या है, जैसे ही सेक्सुअल क्वाइटस होगा कॉपुलेशन से पहले जो है वेजाइना और सर्विक्स में इसके लेप चढ़ा दिया। क्लियर? किसका? क्रीम का, जेली का, पेस्ट का, फोम का। अब ये केमिकल करेगा क्योंकि केमिकल का कंपोजिशन बोलिए, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, केमिकल, नॉन ऑक्सिजन। अब ये सारे केमिकल्स कैसे हैं? तो बोलिए क्या ये स्पर्म को जिंदा रहने देगा? तो ये स्पर्म को मारता कैसे है? पहला, ये वेजाइना और सर्विक्स में कैसा पीएच क्रिएट कर देगा? एसिडिक पीएच। अब जैसे स्पर्म एसिडिक पीएच क्रिएट हो जाएगा सर्विक्स और वेजाइना में तो स्पर्म क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर? डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्म होगा। दूसरी बात, अगर इससे भी स्पर्म नहीं मरा, सर अगर मान लीजिए इस केमिकल से एसिडिक पीएच से स्पर्म नहीं मरा तो भाई ऑक्सीजन सप्लायर कहाँ देगा? और ऑक्सीजन सप्लायर काटने वाला कौन है? नॉन ऑक्सीजन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टूडे में। अब ये टूडे में नॉन ऑक्सीजन केमिकल्स प्रेजेंट है। अब ये केमिकल क्या किया? इस स्पर्म का भाई साहब का O2 सप्लाई का मीडियम कैसा हो गया? एनारोबिक। स्पर्म कैसा सेल्स है? लिविंग सेल्स यूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप पढ़े हैं स्पर्म में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनता है? एटीपी। तो एटीपी भी बनने के लिए क्या यूज कर रहा होगा? ऑक्सीजन। तो अगर मान लीजिए स्पर्म का O2 सप्लाई काट दीजिएगा तो उस स्पर्म अब जिंदा एनर्जी एटीपी बनेगा क्या? अब एनर्जी एटीपी नहीं बनेगा तो स्पर्म सरवाइव करेगा? क्लियर? कोई दिक्कत? लिख पा रहे हैं? देखिए मिटा देंगे, मिटा के लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। ये सब लिख लीजिए। हाँ ये सब रफ कर लीजिए। ठीक है, सब कॉपी में लिखा हुआ है, सब लिख दिए। किसी को पूछना है क्या? किसी को पूछना है कुछ? हाँ बोलिए। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होता है, समझे? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म बनने की प्रक्रिया को ये स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और इस बनने के लिए मेल में एक हार्मोन जिम्मेवार होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है? अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है लिडिक सेल से रिलीज होती है एलएच के प्रभाव पे। हेलो, हेलो। देखिए होता क्या है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म बनना। ठीक है? अब ये बनने के लिए मेल में स्पर्म बनने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, समझे? मेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है इसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं टेस्टोस्टेरोन। जैसे दाढ़ी आ जाना, प्यूबिक हेयर आ जाना, वॉइस डीप हो जाना, ये सब सारे जो मेल में जो कैरेक्टर्स है वो सबके लिए जो जिम्मेवार है टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है लिडिक सेल से रिलीज होता है। एलएच हार्मोन जब इस पे गिरता है लिडिक सेल पे तो जाके टेस्टोस्टेरोन बनता है, एंड्रोजन बनता है, और ये एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। हुआ क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे मिटा दें।
देखिए फीमेल कॉन्डोम को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिडॉम। क्या बोलते हैं इसको, फेमिडॉम। और फेमिडॉम किसके लिए होता है, फॉर फीमेल। फीमेल के लिए जो कॉन्डोम्स उपलब्ध होते हैं उसको हम लोग फेमिडॉम बोलते हैं। और ये भी 3 तरह के होते हैं। इसको बोलते हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, और तीसरा को बोलते हैं वॉल्व्स। अब ये को बात बताइए, ये सब सारे डिवाइस सिर्फ जो है किसके द्वारा यूज किया जाता है, फीमेल के द्वारा। वो यहाँ ध्यान दो, ये डायफ्राम हो या सर्विकल कैप्स हो या वॉल्व्स हो, ये सब सारे किसके द्वारा यूज किया जाता है, फीमेल के द्वारा। आप लोग को बताए हुए थे, हाँ देख लेते हैं। ये डिवाइस जो ये वेजाइना है, ये रीजन को क्या बोलते हैं, वेजाइना, और इस रीजन को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। अब होता क्या है कि ये डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स जो होते हैं वो मान लीजिए इस वेजाइना के कौन रीजन में लगा दिया गया, सर्विक्स में। अब सर्विक्स रीजन में फिट कर दिया गया कौन को, सर्विकल कैप्स या वॉल्व्स को। मतलब ये समझिए फेमिडॉम्स जो है सर्विक्स को कंप्लीटली कवर कर देगा। किसको कवर करेगा, सर्विक्स को। अब ये सर्विक्स को कंप्लीटली कवर करके रखे रहेगा, तो इसके कारण क्या होगा, इसके थ्रू अब स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। अब जैसे स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर। देखिए डायफ्राम हो या सर्विकल कैप्स हो या वॉल्व्स हो, ये सारे डिवाइसेस जो है फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। किसके द्वारा, फीमेल के द्वारा। और इस डिवाइस को फिट कर दिया जाता है कहाँ, सर्विक्स। कहाँ फिट कर देते हैं, सर्विक्स। अब जैसे ही सर्विक्स में फिट हो गया तो इस सर्विक्स के द्वारा अब जो स्पर्म जो है होगा क्या होगा, पास नहीं कर पाएगा। अब जैसे स्पर्म पास नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन सबसे खास बात यह याद रखना है कि इस डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स के साथ खास विशेषता यह है कि ये रियूजेबल है। क्या ये रियूजेबल, जबकि कॉन्डोम कैसा है, डिस्पोजेबल है। मतलब एक बार यूज करने के बाद इसको हम फेंक देते हैं। बट फीमेल कॉन्डोम फेमिडॉम के साथ ऐसा नहीं है। फेमिडॉम में क्या होता है, डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स जो होता है वो सर्विक्स में टोटली फिट कर दिया जाता है। ठीक है। अब सर्विक्स में फिट कर दिया तो इस सर्विक्स में फिट है। अब जैसे ही स्पर्म पास होना चाहेगा किधर, फैलोपियन ट्यूब के तरफ, तो स्पर्म जो है पहुंच नहीं पाएगा, और उस पहुंचने के कारण सेकेंडरी oocyte से मीटिंग नहीं होगा, और सेकेंडरी oocyte से मीटिंग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा। लेकिन सबसे खास बात क्या है डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स के साथ, ये रियूजेबल है। क्या ये, मतलब इसको बार बार यूज किया जा सकता है। लेकिन हाँ बोलिए, हाँ बार बार इसको वॉश कर देंगे, फिर धो देंगे, और वॉश करने के बाद जो है फिर जो हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ अब एक बात देखिए, हाँ ठीक है, ठीक अच्छा सवाल पूछे हैं कि सर इसकी इफिशियंसी बढ़ाना है। किसकी इफिशियंसी, डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स की जब इफिशियंसी को बढ़ाना है, इसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिए, इस डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वॉल्व के साथ केमिकल मेथड का यूज कर दीजिए। किस मेथड का, अब केमिकल मेथड, अगर हम इस डायफ्राम सर्विकल कैप्स और वॉल्व के साथ अगर हम केमिकल का यूज कर दे, फोम का यूज कर दे, जेली का यूज कर दे और क्रीम का यूज कर दे, तो इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी घट जाएगी, बढ़ जाएगी ना। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्रीम्स जो है वो स्पर्मिसाइडल एजेंट के बने होते हैं, और स्पर्मिसाइडल एजेंट क्या करते हैं कि आपको वेजाइना और सर्विक्स में कैसा पीएच कर देगा, एसिडिक, और एसिडिक पीएच पर स्पर्म का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या करेगा, स्पर्म का O2 सप्लाई क्या करेगा, काट देगा। तो अगर जब कभी भी आप डायफ्राम सर्विकल कैप्स और वॉल्व इसकी जब इफिशियंसी बढ़ाना चाहते हैं, किसकी इफिशियंसी,
डायफ्राम सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स की इफिशियंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग इसके साथ क्या यूज करेंगे? केमिकल मेथड का। इस मेथड का और क्रीम्स, जेली और पेस्ट का यूज किया जाता है किसके साथ? डायफ्राम के साथ। तो बताइए इसकी इफिशियंसी पहले थी ज्यादा कि अब ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई। केमिकल मेथड के साथ अगर यूज कर दे इसके साथ तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि केमिकल्स में स्पर्मिसाइडल एजेंट है या सरफेस एक्टिव एजेंट है। वो स्पर्म को चारों तरफ से सरफेस को क्या कर देगा? जुड़ के घेर देगा, और घेरने के कारण इसकी O2 सप्लाई, और O2 सप्लाई कटेगी तो इसकी एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी। स्पर्म क्या होगा? एनर्जी के बिना क्या बोले? नहीं, इसकी कोई डिमेरिट। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत? पढ़ के देखिए केमिकल मेथड, सिर्फ पढ़ के देखिए, तो लिखना नहीं कुछ। यहाँ तक पहुंच जाएंगे, वहां पढ़ के लिखना। डायफ्राम पढ़ के देखिए, सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स। इसका यूज मतलब कि फीमेल खुद से कर सकती है? हाँ, ये खुद से। देख डॉक्टर, देखिए इसका यूज जो है फीमेल्स खुद कर सकती है, उसमें कोई डॉक्टर और नर्स को बुलाने की जरूरत नहीं। बट लेकिन याद रखेंगे, ये जब भी डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स लगाएंगे तो सेक्सुअल क्वाइटस के बिफोर 1 आवर्स, कितना आवर्स? सेक्सुअल क्वाइटस के बिफोर 1 आवर्स हम लोग क्या करेंगे? डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स को क्या करेंगे? सर्विक्स में जाके, सर्वाइकल रीजन में जाके फिट कर देंगे। अब ये इसके फिट होने से क्या होगा? स्पर्म की जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। अब जैसी स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी तो स्पर्म डज नॉट मीट विद सेकेंडरी oocyte। स्पर्म सेकेंडरी oocyte से मिल पाएगा क्या? और जब सेकेंडरी oocyte से नहीं मिल पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अब ये को बात समझाइए, इसकी इफिशियंसी बढ़ाना, इसकी इफिशियंसी डायफ्राम और सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स की जब इफिशियंसी बढ़ाना है तो इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इसमें क्या यूज कर देंगे? क्रीम्स, जेलीज, पेस्ट, फोम्स। अगर इसके साथ यूज कर दिया जाता है तो इसके कार्य करने की जो क्षमता है क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? मिटा दें। कुछ पूछना है? मेल के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्डोम। अब ये कॉन्डोम्स जो होता है वो रबर और प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? रबर और प्लास्टिक। अब ये को बात समझिए, लिखिए नहीं तो सब चीज लिखा हुआ है नोट्स में। अब होता क्या है, जो सेक्सुअल क्वाइटस के बिफोर, सेक्सुअल क्वाइटस के टाइम पर मेल क्या करते हैं? अपने पेनिस को क्या कर लेगा? कवर। किससे? कॉन्डोम। किसके दौरान? आफ्टर सेक्सुअल क्वाइटस या बिफोर सेक्सुअल क्वाइटस? सेक्सुअल क्वाइटस से पहले मेल क्या करेगा? अपने पेनिस को क्या कर लेगा? सराउंड कर लेगा। किसके द्वारा? अब एक बात बताइए, जैसे ही कॉन्डोम से सराउंड कर लेगा तो बोलिए क्या स्पर्म का डिपोजिशन वेजाइना में होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं। स्पर्म का डिपोजिशन, स्पर्म का डिपोजिशन, स्पर्म का डिपोजिशन होगा क्या? नहीं। और जब स्पर्म का डिपोजिशन नहीं होगा तो बोलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एक बात समझिए कि कॉन्डोम्स को जो है यूज सिर्फ किसके द्वारा यूज किया जाता है? मेल के द्वारा। क्लियर? और इसकी पॉपुलर ब्रांड क्या है? निरोध। इंडियन गवर्नमेंट जो है ये सरकारी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस पॉपुलर नाम से? निरोध। अब इस कॉन्डोम को कौन यूज करता है? मेल। किस चीज को कवर करने के लिए? पेनिस। और ये पेनिस को कवर कर लेगा तो इसके कारण क्या होगा कि वेजाइना में स्पर्म का डिपोजिशन नहीं होगा। और जब वेजाइना में स्पर्म का डिपोजिशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? लेकिन क्या कंडोम के बेनिफिट भी है? यस। कंडोम्स अगर कोई मेल यूजर यूज कर रहा होता है तो उस मेल यूजर्स को
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसे भयानक रोग से बचाने का काम करता है। कौन? क्लियर? कोई दिक्कत? क्या बोलो? STDs मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो डिजीज और इन्फेक्शन फैलता है, ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बोलिएगा, सब आदमी लिखना कुछ नहीं है, समझा। अब ये IUDs, अब IUDs का फुल फॉर्म बोलिए। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसका डिस्पोजेबल होता है, हो सकता है स्पर्म ज्यादा डिस्पोजिशन होने के कारण उसका जो काम करने की जो एफिशिएंसी होती है हो सकता है रप्चर कर जाए री अगेन यूज करने से। इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझे बात? हाँ, जैसे इसको यूज करें, कंडोम यूज करें तो मतलब 1 से नहीं होता है, तो मतलब फीमेल का जो डायफ्राम से यूज करें तो उससे भी तो नहीं हो सकता है ना? हाँ एकदम हो सकता है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव कॉन्डोम्स ही होते हैं, क्योंकि कभी कभी ना डायफ्राम सर्विकल कैप्स और होल्स में भी जो है ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, स्पर्म स्लिप करके पास हो जाता है। क्लियर? लेकिन इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अगर डायफ्राम सर्विकल कैप्स और होल्ड के साथ अगर आप केमिकल का यूज ज्यादा कर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्लियर? अब ये IUDs कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन? नॉन मेडिकेटेड, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल बोलिए। लिप्स, क्या पढ़ेंगे? कॉपर रिलीजिंग का कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोनल रिलीजिंग में 2 तरह का बोलिए, फॉरेस्टासेल्ट और क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछे थे कि कॉन्डोम्स या फेमिडोम्स, उसको तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस इंट्रायूट्राइन डिवाइस को जो है, जैसे फीमेल को समझिए, यहाँ पे समझिए, ये यूट्रस का रीजन है। अब ये यूट्रस के रीजन में क्या होता है? इस यूट्रस के रीजन में अब ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है हम खुद से लगाएंगे। इस लगाने के लिए जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइस को फिट करने के लिए हमको एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स की जरूरत है, क्योंकि ये डिवाइसेस कहाँ लगाए जाते हैं? यूट्रस। कहाँ लगाए जाते हैं? यूट्रस। अब ये यूट्रस में ये डिवाइस को फिट किया जाता है, तो ये डिवाइस क्या रोकता है? फर्टिलाइजेशन। क्या रोकता है? अब सबसे पहला बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे? नॉन मेडिकेटेड। अब ये नॉन मेडिकेटेड मतलब जो है ये भी कहाँ लगाएंगे? यूट्रस में। अब ये करता क्या है? हाउ टू एक्ट, ये कैसे वर्क करता है? तो याद रखेंगे यूट्रस में, इस यूट्रस में लगाया कहाँ है? यूट्रस में। तो यूट्रस के रीजन में जो मैक्रोफाज होगा, क्या होगा? मैक्रोफाज। और मैक्रोफाज कैसा सेल्स है? फेगोसाइटिक सेल्स है। कौन सा सेल है? अब इस रीजन में नॉन मेडिकेटेड IUDs क्या करेगा? मैक्रोफाज का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। किसका प्रोडक्शन? अब मैक्रोफाज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इसके कारण फेगोसाइटोसिस होना शुरू हो जाएगा। किसका? स्पर्म का। अब जैसे ही स्पर्म जो है इस पास होगा सर्विक्स के थ्रू फैलोपियन ट्यूब को जाने के लिए, क्योंकि स्पर्म को गुजरना कहाँ से? यूट्रस। यूट्रस से कहाँ जाना है? फैलोपियन ट्यूब में। और ये डिवाइस कहाँ लगा हुआ है? यूट्रस में। तो ये यूट्रस में लगे हुए नॉन मेडिकेटेड डिवाइस क्या करता है? जो यूट्रस के रीजन में जो मैक्रोफाज सेल होते हैं, कैसा सेल? और मैक्रोफाज सेल कैसा सेल? फेगोसाइटिक सेल।
अब इस फेगोसिटिक सेल्स का नंबर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब जैसे ही फेगोसिटिक सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा तो बोलिए स्पर्म का फेगोसाइटोसिस होगा कि नहीं होगा। तो सारा स्पर्म का यूट्रस में क्या हो जाता है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है। अब जब स्पर्म का फेगोसाइटोसिस हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन क्लियर, कोई दिक्कत। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर बाय द वे सर कोई स्पर्म अगर स्लिप कर गया और डिवाइस आईयूडीएस अगर यूट्रस में ही लगा है, तब आप समझिए कि अगर यहां से पास होगा स्पर्म तो यूट्रस से पास होकर कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और अगर एम्पूला में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट रहा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों कहां शुरू हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और ऐसे प्रेगनेंसी को हम लोग ट्यूबल प्रेगनेंसी या इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। आईयूडीएस का सबसे बड़का डिमेरिट चांसेस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, डिमेरिट है। क्या है वो डिमेरिट, क्या डिमेरिट, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का बढ़ावा देना। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर मान लीजिए, जनरली आप क्या जानते हैं कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, यूट्रस में। अगर मान लीजिए अगर डेवलपमेंट यूट्रस में ना होके अगर फैलोपियन ट्यूब में बच्चे का डेवलपमेंट हो तो ऐसे प्रेगनेंसी को हम लोग इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। अब समझिए, अब अगर स्पर्म पास कर जाए, स्लिप कर गया हो, अब ये स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो गई, फैलोपियन ट्यूब में। तो अब सुनिए, अगर उसमें इम्ब्रियो मरूला या ब्लेस्टुला, अब जो भी बनना होगा वो कहाँ बन गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब ब्लेस्टोसिस्ट किससे अटैच कर गए, फैलोपियन ट्यूब से। अब इसके कारण क्या होगा कि जैसे जैसे ब्लेस्टोसिस्ट का साइज बढ़ेगा तो फैलोपियन ट्यूब क्या होगा, चौड़ा होगा। अब चौड़ा होने के कारण क्या हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में भी रप्चर फट सकता है, और फटने के कारण क्या होगा, पेशेंट का भी जान जा सकता है और बच्चे का। नॉर्मल बेबी ही होगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी साइज होगा जो बढ़ेगा तो फैलोपियन ट्यूब चौड़ा होता जाएगा। अब चौड़ा होने के कारण इसमें प्रेशर जनरेट ज्यादा होगा, और प्रेशर जनरेट ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वो लोडे नहीं संभाल पाएगा, फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब अगर फट गया तो फैलोपियन ट्यूब अगर फट गया तो पेशेंट का क्या होगा, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अगला हम बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस का। किसका बात कर रहे हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस में कौन कौन, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। अब ये करता क्या है कि आप जानते हैं कि स्पर्म कैसा सेल्स है, मोटाइल सेल्स, और इसकी जो मोटेलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेल पे। तो बहुत होशियार है कौन, कॉपर, क्योंकि कॉपर टी से कॉपर आयन रिलीज होते हैं। कौन आयन, कॉपर टी हो या कॉपर 7 हो, चाहे मल्टी लोड 375 हो, इस सारे डिवाइस से कॉपर आयन रिलीज होते हैं। क्लियर। अब ये कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटेलिटी को घटा देता है। क्या कर देता है, अब मोटेलिटी घटेगी कैसे भाई, इसको टेल डैमेज होगा। स्पर्म कॉपर आयंस क्या कर देगा, इसकी टेल को डैमेज कर देगा। जब स्पर्म की टेल डैमेज हो जाएगा तो इसका मोटेलिटी घट जाएगा, और मोटेलिटी जब घट जाएगा तो इसका फर्टिलाइज करने का कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो कॉपर आयंस का दो काम, स्पर्म की मोटेलिटी को घटा देना और दूसरा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी। क्लियर, कोई दिक्कत। तीसरी बात हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। कौन रिलीजिंग आईयूडीएस, अब ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस क्या करता है, यूट्रस को अनसुटेबल कर देगा। क्या कर देगा, इम्प्लांटेशन लाइक यूट्रस को रहने ही नहीं देगा।
क्या करेगा और क्या करेगा भाई? सर्विक्स में, किसमें? सर्विक्स में म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स को बढ़ा देगा। प्लग बना दो। क्या कर देगा भाई? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स का नंबर क्या करा देगा? बढ़ा देगा। और म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा तो उस सर्विक्स में प्लग बन जाएगा। किसका? म्यूकस का। अब जैसे ही म्यूकस का प्लग बनेगा तो उस स्पर्म जो है उस म्यूकस को पेंट्रेट नहीं कर पाएगा, और जब स्पर्म पेंट्रेट नहीं कर पाएगा तो सेकेंडरी ओसाइट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इंडोमेट्रियम का करके कैसे बाहर आएगा? क्या बोले? इंडोमेट्रियम का करके कैसे बाहर आएगा अगर वहाँ प्लग बन जाएगा सर्विक्स तो? ये देखिए, प्लग जनरली आप प्रेगनेंसी रोकना, क्या करना? प्रेगनेंसी जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर भी जो क्या होता है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है। अब जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल ज्यादा होगा तो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल का नंबर बढ़ जाएगा, और म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स क्या करेगा? इस सर्विक्स में प्लग बना देगा। अब इस प्लग बढ़ने से कारण क्या होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मेस्ट्रोसाइकिल होता नहीं। मतलब कि सर प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई ऑपरेशन करेगा तो उस टाइम पे मतलब कि स्पर्म नहीं जाएगा। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई मेल किसी फीमेल का साथ सेक्सुअल संबंध बनाता है तो फीमेल अगेन प्रेग्नेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? प्लग बन गया है। प्लग ही नहीं बन गया है, क्योंकि भाई जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होगी तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा तो कैसा फीडबैक? किसको? पिट्यूटरी को। LHFSH, और LHFSH नहीं आएगा तो ओवल्यूशन। क्लियर? कोई दिक्कत? पढ़ के देख लो, IUDS एक बार देख लो।